अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। अमरीकी मुदाखलत और साइफर साजिश का बयानिया बज़ाहिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गले पड़ता दिख रहा है और इस कानूनी जंग में उनके साथ पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी फंसते चले जा रहे हैं और पहले ही तोशाखाना केस में सजा काटने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 14 साल की सजा के खतरात मंडला रहे हैं। और इस मुतालिक आज इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ हुई है जब FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अदालत में चालान जमा करा दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनी खुसूसी अदालत में जमा कराए गए चालान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है, जबकि इन दोनों का ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा भी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि चालान में तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर का तज़किरा भी नहीं है और उनको मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल भी नहीं किया गया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए हैं और उनकी जानिब से दिया गया 161 और 164 का बयान भी चालान का हिस्सा बन गया है। FIA के चालान में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चालान के मुताबिक साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। इस चालान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक है और इसके साथ 28 गवाहों के 161 के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद चालान के साथ लगाए गए हैं। FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट भी साथ जमा कराई है। FIA के अहम गवाहों में सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल न्याज तिरमिजी और साइफर वजारत खारजा से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंचने तक पूरी चेन गवाहान में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइफर केस में चालान की नकूल आइंदा समात पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को फराहम किए जाने का भी इम्कान है, जिसके बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी। FIA ने अपने चालान में सबसे ज्यादा तज़किरा तकिया आजम खान के उस बयान पर किया है जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म पहले ही कह चुके हैं कि आजम खान एक ईमानदार आदमी है और जब तक वो उनके मुंह से ये बातें नहीं सुन लेते वो इस बयान पर यकीन नहीं करेंगे। यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जमात आजम खान के इतराफ़ी बयान को तस्लीम करने से यकसर इनकारी है। याद रहे कि रवां बरस जुलाई में आजम खान का एक बयान मंजर आम पर आया था जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया था। अपने बयान में आजम खान ने कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इस खुफिया मरासले को ज़ाती मुफाद के लिए और बाददा मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे और मुल्की इदारों के खिलाफ अवामी राय कायम करवाने की कोशिश की। आजम खान ने अपने बयान में यह भी कहा कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आजम खान को साइफर के बारे में बताया, जबकि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी और साइफर वापस मांगने पर इमरान खान ने उसके गुम होने से मुतल्लिक बताया। गो के साबिक वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान को तस्लीम करने से इनकारी हैं, लेकिन आज़म खान के इस मौक़िफ़ की तायीद उनके बाद आने वाली एक ऑडियो से भी होती है जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से साइफर मामले पर खेलने की बात की गई थी। FIA के इस चालान पर एक सवाल असद उमर को नामजद न किए जाने पर जा रहा है, बिलखुसूस जब इस मुतालिक आने वाली ऑडियोज़ में एक ऑडियो असद उमर की भी थी जिसमें वो खुद भी इस मामले को उठाने में देर किए जाने का बज़ाहिर गिला करते सुने जा सकते हैं। और चीजें ये अब कर रहे हैं ये जरा इन तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद से कता नज़र ये मामला अब कोर्ट ऑफ लॉ में ही सेटल डाउन होगा, जिस मुतालिक हुकूमत या रियासत की जानिब से भी लचक दिखाए जाने का इम्कान कम ही नजर आता है। इस मामले पर होने वाली 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में भी रजीम चेंज या बैरूनी साजिश के बयानिए को मुस्तरद किया जा चुका है, जबकि साबिक DG ISI साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार भी ये वाज़े कर चुके हैं कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियाँ देने की कोशिश की गई और अफवाहों और झूठी खबरें फैलाई गई जिसका मकसद सियासी फ़ायदा उठाना था। अब ये देखना इंतहाई अहम होगा कि इस तमाम सूरत हाल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का मुस्तकबिल क्या होगा, बिलखुसूस जब ये दोनों कायदीन अब एक ही जेल यानी अडयाला में मौजूद हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली खुसूसी अदालत में इस केस की समाअतें आगे बढ़ रही हैं और अब अगली समाअत 10 अक्टूबर के लिए तय है जब इन दोनों का जुडिशल रिमांड खत्म होगा और इस चालान पर कार्रवाई का आगाज होगा। अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम में भी शदीद इख्तलाफात की खबर रही है। इसी पर तफसील गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील नईम हैदर पंजूथा ने। नईम पंजूथा साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन के साथ ये बताया कि चालान पेश हो चुका है खान साहब के खिलाफ भी और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ भी, जिसमें चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन दोनों को ही कसूरवार ठहराया गया है। अब इससे तो जाहिर ये हो रहा है कि अब ज़ाहिर ट्रायल होना है आगे और कन्विक्शन भी लगता है कि बहुत जल्द खान साहब की हो जाएगी। तो कोई डिलेइंग टैक्टिक्स अब आपके पास कोई इस्तेमाल करेंगे, इन कैमरा समाज को चैलेंज करेंगे क्या? हिकमत अमली आपकी क्या इस केस में अपने लीडर को बचाने के लिए? देखिए बात ये जी कि ये बड़ी एक वाज़ेह तौर पर बदनीति है
पहले आप ये देखें कि हमने एक दरख्वास्त दी थी कि खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक जो फैसला आया था, जो फैसले के मुताबिक उन्हें शिफ्ट किया जाना था, वो अडयाला जेल था। तो लिहाजा अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। अब 2 महीने के बाद वो दरख्वास्त डिसाइड हो रही है। बदनीति सिर्फ ये थी कि खान साहब के ऊपर ये जो केस दर्ज किया गया है, इसमें फौरन जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाए, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करके और खान साहब को सजा सुनाई जाए। बदनीति सिर्फ ये है कि खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। मैं बड़ा वाज़ह करना चाहता हूँ कि ये साइफर केस है, साइफर के जो कंटेंट्स हैं जो इस FIR के अंदर हैं, बेसिकली ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं है, क्योंकि जो उसके मतन है उसमें किसी जगह के ऊपर जो कोड्स हैं उनके शेयर के हवाले से कहीं भी जिक्र नहीं है। और ये बात FIA खुद भी मान चुकी है कि जो कोड्स हैं वो शेयर नहीं हुए, बल्कि ओरिजिनल साइफर इस वक्त फॉरेन ऑफिस में पड़ा है। और बड़ा वाज़ह तौर पर खान साहब ने खुद 2 लेटर लिखे थे, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए एक इंडिपेंडेंट, जो कि इस साइफर वाले मामले के ऊपर डिसाइड करे और फैसला दे, मेरिट के ऊपर फैसला। तो अब मुझे ये बता दें कि चूंकि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन दोनों ही अडयाला जेल के अंदर हैं, तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि स्पीडी ट्रायल होगा इस केस का और बहुत जल्द शायद कन्विक्शन भी हो जाए। तो आप करेंगे क्या जल्दी कन्विक्शन को रोकने के लिए, सजा से रोकने के लिए, सजा से बचाने के लिए अपने चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को? आपकी लीगल स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप इनके मेरा समाज को चैलेंज करेंगे या किस तरह से आप डिले लेंगे इस केस के अंदर? लड़ेंगे कैसे ये केस? ओपन ट्रायल उस हवाले से हमने इस्तदा की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी मामला हमारा वहाँ पर पेंडिंग है और उसके ऊपर जो है फौरन डिसीजन दिया जाए। और ये बात बड़ी वाज़ह तौर पर खान साहब ने दौरान मुलाकात जो है वो कही है कि ओपन ट्रायल क्यों नहीं करवाया जा रहा, क्यों जो है उस चीज से भाग रहे हैं। बंद कमरे के अंदर जो भी कार्रवाई की जाएगी या जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई भी फैसला आता है तो वो तो उसकी क्या वैल्यू होगी? कौम उसको नहीं मानेगी, कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि साफ शफाफ जो है वो तभी जो प्रोसीडिंग जो है वो मुकम्मल हो सकती है कि हर बंदे की एक्सेस हो, लॉयर की एक्सेस हो, उसके साथ साथ दीगर जो है वहाँ पर साफी और बाकी जो आम पब्लिक है उसको एक्सेस हो। वो क्यों नहीं किया जा रहा? उसके ऊपर फैसला जो हमारा पेंडिंग है। और इस केस के रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी फाइल की हुई है, इस यानी कि FIR को खारिज करने के हवाले से हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है। और अगर ये हमारे उसके ऊपर फैसला आ गया तो हम ये समझते हैं कि FIR जो है ये खारिज हो जाएगी, तो फिर ट्रायल जो है वो आगे चलेगी कोई नहीं। और फिर जो साहब जो चालान जमा कराया गया FIA की तरफ से, उस पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आजम खान साहब का 161 और 164 का बयान, और वो वादा माफ गवाह भी बन गई इस केस के अंदर। ये कितना डैमनिंग होगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए उनकी कन्विक्शन को कंफर्म करने के हवाले से? क्या कोई मजीद वादा माफ गवाह भी सामने आने वाला है? जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर हम बात करें तो क्या आपको कॉन्फिडेंट है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी कॉन्फिडेंट है कि वो डटे रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये जो वादा माफ गवाह बनाए गए हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो क्यों वैल्यू नहीं है कि जब किसी बंदे को उठाया जाए और 1.5 महीने के बाद उसे जो है बरामद किया जाए और कहा जाए कि आपने कहना है कि मैं दोस्तों के घर था और मैं वहां से जो है वो अभी आया हूँ। कोई भी अगर किसी दोस्त के घर होता है और टीवी चैनल्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब जो हैं वो अबडक्ट किए गए हैं, तो उन्होंने फिर टेलीफोन नहीं किया दोस्त के फोन से अपने घर वालों को कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। 1.5 महीने के बाद एक ऐसी झूठी स्टोरी बनाई गई और एक अदालत में पेश करके बयान लिया गया। उस जबरदस्ती के बयान की वैल्यू नहीं है। नईम साहब ये बताएं कि खान साहब तो आजम खान के बारे में कहा करते थे कि जब तक उनकी जुबान से मैं खुद नहीं सुनूंगा मुझे यकीन नहीं आएगा उनके बारे में जो उनका बयान सामने आ रहा है। तो अब क्या खान साहब को यकीन आ गया है कि आजम खान साहब ने उन्हें डिच करवा दिया? देखिए, खान साहब का सामना अभी तक उनका नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि जो इल्जाम लगाया गया है वो ये इल्जाम है कि आपने जो है वो कोड्स, बल्कि वो इल्जाम तो लगाते नहीं है, वो कहते हैं जी साइफर आया और उसको आपने शेयर किया, जबकि कोड्स शेयर ही नहीं किए गए। बात यह है कि उसको डीक्लासिफाइड किया गया और कॉपियां जो हैं वो PM ऑफिस में आई। आजम खान साहब अगर ये कहें वहां पर फॉर एग्जांपल जी की कॉपियां वहां पर आई थी और वो गुम हो गई, तो वो खान साहब ने तो गुम नहीं करनी है, उसका जो कस्टोडियन है वो PM ऑफिस होता है और वो सारा जो अमला है वो जिम्मेदार होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। कोई भी मिनट्स कॉपी ले ली थी ना, मसला यही था सारा पड़ा होता है। तो वो उस बयान की जो जबरदस्ती में लिया गया हो और जो भी लिया गया हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई चीज खान साहब के ऊपर साबित नहीं कर सकते कि ये चीज खान साहब ने गलत की है और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता है, ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है ऑफिशियल सीक्रेट। नईम साहब, आप इस केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर भी स्टेक पे लगा हुआ है, तो आप उनके बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि वो डटे रहेंगे खान साहब के साथ?
देखिए बिल्कुल डटे हुए हैं, लेकिन आप ना दूसरी तरफ ये चीजें देखें कि जो लोग इस वक्त सामने लाए गए हैं उनको किस कंडीशन में लाया गया है और उनको कैसे टॉर्चर किया गया। अब इमरान रियाज साहब आपने देखा कि जो है कब से वो बेचारे गिरफ्तार थे और जो है अगवा किए गए थे और निकले गिरफ्तार तो होते तो पेश किए जाते अदालत में, और उनकी क्या मेंटली फिजिकली वो कैसे, आपने सारी दुनिया देख रही है कि उनको उनके साथ क्या किया गया और उनकी क्या इस वक्त सूरत हाल है। तो ऐसे अगर तशद्दुद करके किसी से बयान लिया भी जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वाज़ेह तौर पर कप्तान के साथ डटे हुए हैं, बिल्कुल पुरज़्म है, और जो रोल उनके हवाले से बनाया गया है कि उन्होंने कोई हेल्प की है, बेसिकली हेल्प जितनी भी सारी बातें जोड़ी जा रही हैं ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता क्योंकि कोड्स नहीं शेयर हुए। और असद उमर साहब को प्रोसिक्यूशन की तरफ से जाकर कोर्ट में ये कहना कि इनका कोई रोल नहीं है, तो पहले आपने उनको एफआईआर में क्यों दर्ज किया? तो बात यह है ना कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि असद उमर साहब को इस केस से गलत निकाला गया है नाम उनका? देखिए तमाम लोगों को ही गलत डाला गया, तमाम लोगों के ऊपर यह फर्ज नहीं हो सकती थी, लेकिन असद उमर साहब के हवाले से बयान दिया गया है कि उनकी जरूरत नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, उनके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। तो इनके खिलाफ क्या एविडेंस है? कोई एविडेंस इन्होंने पेश की है? जो खान साहब की बेल खारिज हुई है, ऑर्डर के ऊपर कोई ऐसी चीज हमने नहीं पढ़ी, ऑर्डर मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, जिसमें ये कह सके कि खान साहब के खिलाफ ये एविडेंस हमें मिली है या खान साहब ने मुल्क के खिलाफ ये बगावत की है या दूसरी किसी स्टेट को ये फायदा हुआ है। फायदा क्या हुआ है? उल्टा नुकसान हमें हुआ है, बेइज्जती हमारी हो रही है कि बाहर से साइफर आया और हमने हुकूमत गिरा के और उसके ऊपर ये एफआईआर दर्ज कर दी और उसकी कॉपी जो है वो बाहर अमेरिका को। अच्छा पंजोता साहब मुझे ये बताएं कि इस केस में 14 साल तक की सजा हो सकती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, केस बड़ा खतरनाक है, आपकी लीगल टीम कितनी तैयार है? चूंकि बड़ी अंदरूनी लड़ाइयाँ आपकी लीगल टीम के अंदर चल रही हैं, मरवत साहब जो हैं वो शुएब शाहीन साहब के ऊपर बड़े सख्त सवाल उठा रहे हैं, शुएब शाहीन साहब जो हैं वो मरवत साहब को ऑन नहीं कर रहे पार्टी की लीगल टीम के अंदर, तो कैसे बचाएंगे आप इन लड़ाइयों के होते हुए, लीगल टीम कैसे बचाएगी अपने चेयरमैन को सजा होने से? देखिए बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो साइफर केस के हवाले से जो टीम डील कर रही है, जिसमें खोसा साहब, सलमान सफदर साहब, उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर मेरी या किसी और बंदे की लड़ाई होती है तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइफर को डील करने वाली टीम जो है वो अलग है और बातें जो हैं वो कुली के दरमियान होती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह वो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। और ये इंटरनल मामला है, ये पीटीआई के वकला का इंटरनल मामला है, उसमें केस के हवाले से इंशाल्लाह किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताएं कि ट्रायल में कौन वकील होगा खान साहब का? सुना है सलमान सफदर साहब तो पहले केस को लेकर चले थे, खोसा साहब के हवाले से आ रही थी, खोसा साहब ने क्या माजरत कर ली है ट्रायल में उनका केस आगे सुनने से, उसको प्लीड करने से? ये जो बेल थी ये बेसिकली सलमान सफदर साहब ने आर्ग्यू की थी और बेल कैंसिल हुई है, तो वो अब डेफिनेटली ट्रायल चल रहा है और चालान के हवाले से इत्तला मिली है तो नीचे वो ही करेंगे। और हाई कोर्ट में भी बेल उन्होंने की है। क्वैशमेंट की हद तक खोसा साहब ने इस वजह से किया क्योंकि एक नोटिस मिला था, इसी जो है एफआईए ने भिजवाया था, तो उसको बेसिकली चैलेंज किया था खोसा साहब ने। तो उसके अंदर हमने अमेंडेड पिटीशन फाइल की, जिसमें हमने ये सदा की कि इसी पिटीशन को क्वैशमेंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए और वो हमारी अलाउ हो गई है। अब उसके अंदर जो है नेक्स्ट जो समात होगी उसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो दूसरी तरफ से भी जो है वो मामला होगा और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि ये। अच्छा, आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून को भी चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्या वहां भी कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्त आपकी तरफ से आ रही है? जी बिल्कुल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो कानून है वो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ और उसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से इल्तिजा कर रहे हैं कि फौरन उसके ऊपर समाअत जो है करके फैसला दिया जाए। और उसके साथ साथ दीगर जो दरखास्तें हैं, फॉर एग्जाम्पल 90 डेज इलेक्शन के हवाले से है या बाकी जो फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियां, अगवा, सारा सिलसिला, तमाम दरखास्तों पर फैसला होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बता दूं कि जो अमेंडमेंट हुई है उसका इतलाक इसके ऊपर इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो वकूआ है या ये जो जुर्म जो बनाया गया है कि किया गया, ये पिछले साल जो है वो 1.5 साल हो गए, यानी कि मार्च के अंदर ये एक अक्रस जो है वो करने की जो है वो एक किया गया कि उस वक्त जुर्म हुआ। तो ये एफआईआर क्योंकि अभी आकर जो है लास्ट मंथ में जो दर्ज हो रही है 15 तारीख को, तो इसके इतलाक इसलिए नहीं होता कि जो आइन का आर्टिकल 12 है वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि कोई भी जुर्म जिस वक्त होगा उस वक्त का कानून जो है वो डील करेगा और ये 15 तारीख के बाद अमेंडमेंट हुई है, तो इसका इतलाक। जोधा साहब, हामिद खान साहब जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लॉयर्स फोरम को हेड कर रहे हैं, ILF को, उन्हें खान साहब ने जिम्मेदारियां दी हैं उसको फाल करने की,
मामलात वहाँ पे भी लगता है कोई इत्तलात आ रही को ठीक नहीं चल रहे कि हामिद खान साहब जो पुराने लोग हैं ILF के अंदर उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं और नए लोगों को वहाँ पे ला रहे हैं। आपके बारे में भी आ रहा है कि आपको भी वो जो है ILF के अंदर साइडलाइन किया जा रहा है, ये चल क्या रहा है ILF के अंदर? देखिए बात ये जी कि हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने लीगल टीम के हवाले से बिल्कुल उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है और बड़े सीनियर लॉयर हैं, बड़ा ज़बरदस्त है कि वो लीड कर रहे हैं। कोई किसी हवाले से जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठी हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि जो ILF है उसके जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त शादाब जाफरी साहब हैं और लीगल टीम यानी कि लीगल मामलात हैं उनके हवाले से इन्हें किया गया है। और क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि इसमें हमें एज ए टीम जो है यूनिटी के साथ चलना है और हामिद खान साहब जो है उनकी सरबराही में इंशाल्लाह सारे जो वकला हैं, जो टीम है वो मुतहद है। अच्छा पंजोता साहब, आपकी जो तहरीक इंसाफ है, आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको ऑलरेडी बहुत बड़े कानूनी चैलेंजेस का सामना है। जिस लीगल टीम के ऊपर वो बैंक कर रहे हैं कि वो उन्हें सजाओं से बचाएगी, जेल से बाहर लेकर आएगी, उस लीगल टीम के अंदर काफ़ी लड़ाई जा रही है। लेकिन अब मसला ये भी हुआ है कि लीगल टीम को भी काफ़ी चैलेंजेस दरपेश है, जिसमें शरीफ अफजल मरवत साहब आपकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ अफनानुल्लाह साहब वाले केस में पर्चा दर्ज हो गया इस्लामाबाद के अंदर। तो इस मामले से कैसे निकलेंगे, कैसे निपटेंगे आप? देखें बात यह है कि वो जो वाक़या हुआ उस दिन, पहले तो ये है कि सेनेटर साहब हैं उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि बड़े तकअमेज़, और कोई भी अगर किसी के साथ मोहब्बत करने वाला बंदा या कोई भी किसी के साथ एप्लीकेशन वाला बंदा होता तो उसके जज्बात, जब आप बार बार किसी को हिट कर रहे हो तो हर बंदे का कंट्रोल में नहीं रहता। दूसरे नंबर पर पहले ये कैंपेन चलाई गई नून लीग की तरफ से जनाब के उन्होंने बड़ा कोई मारपीट की है शरीफ अफजल मरवत साहब की। अब खुद ही जाकर FIR दे रहे हैं और उनके ऊपर FIR देकर जो साबित कर रहे हैं कि मुझे ही मार पड़ी है। तीसरी ये चीज़ आ गई कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और जो लीगल टीम है हम बिल्कुल शरीफ अफजल मरवत साहब के साथ हैं। उन्होंने जो है मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया और डट के खड़े रहे। तो इंशाल्लाह जो लीगल तरीके से हम पूरा उसको परसू करेंगे। गाइडलाइन आगे शरीफ अफजल मरवत साहब की होगी कि वो इसमें बेल करवाते हैं, नहीं करवाते, या क्वेश्चनमेंट की तरफ जाते हैं, या किस तरह से चलते हैं, फिर उस हिसाब से देखेंगे। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लीगल मैटर्स पर स्पोक्स पर्सन नईम हैदर पंजोता हमने उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना है कि जितने भी केसेस हैं चेयरमैन PTI के खिलाफ, उनसे उनको निकालने के लिए, उन केसेस में उन्हें बरी करवाने के लिए या सज़ा से बचाने के लिए लीगल टीम जो है वो भरपूर एफर्ट्स कर रही है और उन्हें निकालने के हवाले से काफ़ी पुरज़म भी है। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुज़ाहमती बयानिया जो है वो 3 हफ्ते भी ना चल सका और एक बड़ा यू टर्न लेते हुए नून लीग मुज़ाहमती ट्रैक से उतरकर दोबारा मुफाहमती ट्रैक पर चल पड़ी है। क्या चल रहा है नून लीग के अंदर, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नवाज शरीफ लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज। आलाकार कौन है? साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। कत्ल जो मुजरम जो है उससे बड़े मुजरम ये लोग हैं। ये लोग काबिले माफी नहीं है, मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। 2 आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, मुझे आप तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी को जो कल्प्रिट्स होते एक्सपोज होते हुए दिखा दें। क्या इसको मुस्लिम लीग नून का मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स कहा जा सकता है? सिर्फ 11 रोज कबल यानी 18 सितंबर को जो नवाज शरीफ साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI, साबिक चीफ जस्टिस और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस का एहतसाब करना या उनसे इंतकाम लेना चाहते थे, उन्होंने अब ये सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। अपने सियासी हरीफों और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को यू टर्न का ताना देने वाली नून लीग सिर्फ 11 रोज में ही शदीद मुज़ाहमत से एक बार फिर मुफाहमत की डगर पर चल पड़ी है और शायद नून लीग के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। ताहम अभी भी नून लीग के लिए आसमान से गिरे तो खजूर में अटके जैसी सूरत हाल है, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून को एक नए नारे और एक नए बयानिया की तलाश होगी और यह तलाश भी किसी सूरत किसी इम्तिहान से कम ना होगी। बिलखुसूस मुआशी मैदान में नून लीग ही के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी टीम की कारकर्दगी ने नवाज शरीफ के लिए बयानिया बनाने की जंग और भी मुश्किल बना दी है। जैसे नून लीग की जानिब से बयानिए पर मुतज़ाद मौक़िफ़ आ रहा है, वहाँ बयानिए में तब्दीली या नया बयानिया देने से मुतालिक बयानात में भी तजाद दिख रहा है। इसाक डार के बकौल नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। ताहम नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर के बकौल नवाज शरीफ के बयानिए में से मुतालिक 21 अक्टूबर को उनकी आमद के मौका पर
किए जाने वाले खिताब तक इंतजार करना होगा। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का, और जो जिन आप चीफ जस्टिस की बात करें उनके एहतसाब आप नहीं करने जा रहे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो जस्ट एक कमेंट था उनका मियां साहब का। मेरा ख्याल है इसके लिए आप 21 अक्टूबर तक इंतजार कर लें, जब मियां नवाज शरीफ आएंगे तो पॉलिसी बयान वही देंगे। बादियों नजर में नून लीग अवाम की फलाह का ही कार्ड खेलती दिख रही है और मुआशी मैदान में माजी करीब और माजी बईद दोनों की कारकर्दगी के बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हमने बचाया है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है, और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूं अल्लाह के फजलो करम से। नवाज शरीफ के एतमाद की तायीद उनकी साहिबजादी और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज भी मुकम्मल तौर पर करती नजर आ रही है। अपने वालिद की वापसी की तैयारी के लिए होने वाले इजलास में खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि अवाम के लिए महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ है। महंगाई के वादे और इरादे अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ को दरपेश सियासी और कानूनी चैलेंजेस उनकी जानिब से लिख कर हुकूमत लेने के दावे की आड़े आ सकते हैं। ताहम इस मुतालिक भी मुस्लिम लीग नून की सफबंदी इस वक्त जारी है और कम अज़ कम कानूनी मुश्किलात से दरपेश नवाज शरीफ को निकालने और बचाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानूनी टीम को लाहौर हाई कोर्ट से 3 से 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मिलने का यकीन है। हिफाजती जमानत की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। कानूनी टीम का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को जिस केस में सजा हुई है उस केस में मरीम नवाज बाइज्जत बरी हो चुकी है। मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत से नवाज शरीफ को अदालत से भरपूर कानूनी फायदा मिलने का इम्कान है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर जलसा करने के बाद पीर को इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर कर देंगे। इम्कान है कि मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अदालत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल कर देगी। हिफाजती जमानत लेने पर नवाज शरीफ को वतन वापसी पर फौरी तौर पर जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार मुज़म्मिल सुरवरदी साहब ने, जबकि हम नून लीग का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ही नून लीग की मीटिंग में ये फैसला किया गया है। बड़ी खुल के इस पर बातचीत हुई और ये फैसला हतमी तौर पर कर लिया गया है कि नून लीग किसी भी किस्म की इंतकाम की तरफ नहीं जाएगी, किसी भी किस्म के एहतसाब की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि अपना टारगेट जो है अब वो सिर्फ और सिर्फ मुल्की मईशत को दुरुस्त करना जो है वो रखा गया है। मुज़म्मिल सुरवरदी साहब, क्या हुआ ऐसा मामला कि 11 दिन के अंदर ही मुस्लिम लीग नून जो है वो शदीद मुज़ाहमती बयानिए से मुफाहमती ट्रैक पर चल पड़ी है? क्या कोई पैगाम रसानी हुई है उन्हें यहाँ पाकिस्तान से? शहबाज शरीफ साहब जो भागे भागे गए थे, या खुद ही उन्हें समझ आ गया कि ये मामला नहीं चलेगा, इस तरह से पहले अवाम के अंदर मकबूलियत नहीं है, जो कबूलियत है वो भी हम ज़ाया कर बैठेंगे? देखिए, वो कोई मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को तो कुछ भी नहीं कह रहे थे, मतलब वो मौजूदा आर्मी चीफ को कुछ नहीं कह रहे थे, मौजूदा DGI को कुछ नहीं कह रहे थे। तो लोग ज़ियाउल हक, अयूब खान और मुशर्रफ और इन सब के बारे में भी बात करते हैं, तो जाने वालों के बारे में बात करना उतना डेंजरस नहीं है जितना हमने बना दिया है। लेकिन एक राय मुस्लिम लीग नून के अंदर ये ज़रूर मौजूद थी कि जो काम इमरान खान साहब कर रहे हैं वो हमें करने की क्या ज़रूरत है। बिलखसूस जनरल बाजवा को जितना बुरा भला और जिस तरह की गालियाँ इमरान खान साहब दे रहे हैं, ना मुस्लिम लीग नून वो दे सकती है, और अगर उसमें हिस्सा डालेगी तो इमरान खान के काम में ही हिस्सा डालेगी। अच्छा, ये काम मैं माजूद हूं आपकी के लिए, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि नून लीग की मीटिंग में ही शरीक है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि क्या आज की मीटिंग के अंदर भी यही डिस्कशन हुई कि अब किसी किस्म की इंतकाम की तरफ नहीं जाया जाएगा, कोई जो है लोगों से एहतसाब उनका करने की तरफ नहीं जाया जाएगा, सिर्फ मईशत पर फोकस होगा? PMLN का वो जो मुज़ाहमती बयानिया था वो तर्क कर दिया PMLN ने। देखिए जी, PMLN का ना तो कोई मुज़ाहमती बयानिया इससे पहले था ना आज है। बयानिया इस वक्त जिसकी जरूरत है वो मुल्क को आगे लेके जाने की जरूरत है। मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ कि कोई बयानिया जबरदस्ती हमारे ऊपर ना तो ठोसा जा सकता है और ना PMLN जो है वो बयानिया कहीं से लेगी। हमारे पास एक ही बयानिया है, मुल्क को आगे लेके जाना है, आम आदमी की जिंदगी में आसानी लेके आनी है। नवाज शरीफ ने अपने 3 अतवार में जो पाकिस्तान को जिस तरह टर्न अराउंड किया था, चौथी दफा फिर टर्न अराउंड करेगा, ये हमारा बयानिया है। सर, 11 दिन पहले तो मियां साहब कुछ और बात कर रहे थे, वो तो जनरल बाजवा का जनरल फैज हमीद का एहतसाब करने की बातें कर रहे थे। देखिए, वो आपकी 50 बातों में से कोई एक बात हो सकती है। असल बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मैंने प्रायोरिटी की बात की है कि PMLN जो है वो डिलीवर करने पे, PMLN जो है वो मुल्क के हालात जो है वो तब्दील करने पे, मुल्क को आगे लेके जाने पे, मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने पे, मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालना, ये हमारा बयानिया है।
तो 50 बातों में से एक बात होगी कि नाम आ गया, आप लोग जो है वो 50 बातें छोड़ के एक बात के ऊपर आप नहीं चौधरी साहब, यहाँ से फिर उस बयान के बाद भागे भागे शहबाज साहब 48 घंटों में वापस लंदन पहुंचे थे। मियां साहब को जाकर समझाने की कोशिश की कि मियां साहब क्या कर रहे हैं, पहले अवाम में मकबूलियत के ऊपर से कबूलियत भी आप फारिग करने लगे। तो इससे पहले भी गए थे, बतौर प्राइम मिनिस्टर कुछ 6 दफा जा चुके हैं। उसका इस बात से क्या ताल्लुक है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि शहबाज साहब जब से प्राइम मिनिस्टर हुए हैं या उससे पहले जब जाते रहे हैं, उसके बाद जाते रहे हैं, तो हर दफा को कोई ना कोई मकसद लेके जाते थे। तो वो पार्टी के कायद हैं, शहबाज साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमेशा अपने बड़े नहीं वो 100 बार आए जाए, लेकिन इस मत पर उनका जाना सर जरा 48 घंटों के अंदर ही बड़ा गैर मामूली था। और इत्तलात बड़ा वाइडली रिपोर्ट भी वो हुआ था कि शहबाज साहब ने मियां साहब से दरखास्त की कि मियां साहब ये साबिक जजों जर्नैलों के एहतसाब की बात तर्क करें, फिलहाल हमें बड़े और बड़े मसाइल हैं, अभी इलेक्शन जीतना बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी शायद इसको इतना पॉजिटिवली नहीं लिया गया। देखिए बात यह है कि बहुत सारी खबरें जो हैं वो ज़राए की मद में और खुसूसी ज़राए की मद में चलाई गई हैं इस दौरे के हवाले से। लेकिन जैसे मैंने अर्ज की कि मियां नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं और हमेशा शहबाज शरीफ साहब ने इवन बतौर प्राइम मिनिस्टर भी अपने बड़े भाई से रहनुमाई ली है। वो लंदन जाते रहे हैं, 3 दफ़ा जो है मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस, उनकी सरपरस्ती हमेशा जो है वो शहबाज साहब को हासिल रही है और वो बड़े भाई की बड़ी कदर भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को इस तरह लेना जनाब को किसी खास बयान के चक्कर में गए हैं, ये बिल्कुल ही मतलब एक मीडिया की अपनी इख्तरात हो सकती है, ऐसी कोई बात है नहीं। बहरहाल इसकी कोई किसी किस्म की अगर कोई गलत खबर होती तो इसकी भी तददीद आ जाती है, बड़ी तेज़ी से वजाहत आ जाती है। आपका जो आपकी सेक्रेटरी इत्तलात है वो बड़ी फाल और बड़ी फाल है इस मामले में। अब सर मुझे ये बता दें कि क्या ये मेक श्योर कर लिया गया लीगल टीम की तरफ से कि मियां साहब जब आएंगे तो फिर वो घर ही जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। 2018 में जब वो पाकिस्तान आए उन्हें पता था मैं जेल जा रहा हूँ, और उनके साथ उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, उन्हें भी पता था कि वो भी जेल जा रही हैं। लेकिन वो पाकिस्तान आए, उन्होंने अपने केसेस का सामना किया, अदालतों से जमानतें ली। तो अब भी हमारी जो लीगल टीम है वो अपनी लीगल रेमेडी लेगी। पाकिस्तान के कानून के मियां नवाज शरीफ पहले भी पाबंद थे, आज भी पाबंद हैं। हमें जो रियायत मिलनी है या हम लेंगे, वो पाकिस्तान के हर शहरी का हक होता है कि वो अदालतों से कोई रियायत जो है वो ले। तो वो हमारा राइट है, वो हम उसी तरह चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने ज्वाइन किया। मुज़म्मिल साहब ये बताएं कि अब ये जो मामला जिस तरह मैं बात पहले कर रहा था कि शायद जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी कोई इतना पॉजिटिवली इस चीज़ को नहीं लिया गया था मियां साहब की तरफ से जब एहतसाब की बात हुई थी। जो आप कह रहे थे कि माजी की एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, तो जब मियां साहब ने अपने पिछले टेन्योर के अंदर भी मुशर्रफ साहब का एहतसाब किया था तो उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे उन्होंने बड़ा इस पर, राइल शरीफ साहब ने बड़ा इस पर जो है ना रिएक्ट किया था, वहाँ से बड़ा यानी कि सख्त रद्द-ए-अमल आया था। और मैं ये भी खबर देता चलूँ यहाँ पे कि उस वक्त यानी एतबार एक जो है मियां साहब के ऊपर करना भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा इम्तहान है कि उस वक्त मियां साहब ने बताया था, मैं ये खबर दे रहा हूँ कि मियां साहब ने उस वक्त जब पीएम बने थे तो उन्होंने बताया भी था राइल शरीफ साहब को कि भाई हम जो है मुशर्रफ साहब का एहतसाब नहीं कर रहे, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हम आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन बाद में मियां साहब ने कहा जी हम तो कर रहे हैं। और राइल शरीफ साहब ने जब मियां साहब ने कहा था कि नहीं करे तो उन्होंने पूरे कोर कमांडर्स को बता दिया था कि भाई मियां साहब ने बता दिया है वज़ीर आज़म ने कि ऐसा कुछ भी वो नहीं करने जा रहे। तो बाद में फिर जब ये फैसला मियां साहब ने कर लिया कि भाई ऐलान कर दिया हम कर रहे हैं, कैबिनेट के अंदर मामला आ गया, तो फिर मियां साहब ने कहा जी वो मैं तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर काबीना में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सीनियर पार्टी की क़यादत है, उन्होंने कह दिया जी कि ये होना चाहिए तो अब हमें करना पड़ेगा। तो फिर ये पक्का है कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जब वो आ जाएंगे सिर्फ इकॉनमी पे ही फोकस होगा, ये चीज़ें जो बाकी हैं वो तर्क कर देंगे? जी मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा, क्योंकि इस वक्त एक सियासी जमात जो ऑलरेडी फ़ौज के साथ लड़ रही है और एक इमरान खान लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ाई में मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि हमें हिस्सा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फरीक बनने की ज़रूरत है। ये काम इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ कर रही है, उन्हें करने दिया जाए और उनके साथ शरीक सफ़र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना उनके काम में उनकी मदद करने की ज़रूरत है। तो हमारी बारी पे जब उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की थी और हमें भी उनकी कोई सियासी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर कानून में ये राय पाई जाती है कि अगर ये बात की जाएगी तो ये इमरान खान की सियासी मदद होगी। जब आप जनरल बाजवा
के खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान भी बात करते हैं और जो अदलिया के खिलाफ भी बात करते हैं, उनको उनके खिलाफ सजाएं हो रही हैं। तो इसका फ़ायदा हमारे सियासी हरीफ को होगा। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो या ना हो, लेकिन फ़ायदा इमरान खान को होगा और उसके बयानिए को तकवीयत मिलेगी। हमारा अपना कोई बयानिया नहीं बनेगा। कोई प्रिंसिपल नहीं है वो, यानी कि अपना कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो पीटीआई के जाविये से ही चीज़ों को देख के वहीं से फैसले किए जा रहे हैं कि क्या करना है। बिल्कुल, आप पॉलिटिक्स में जिस तरह पीटीआई चीज़ों को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के जाविये से देखती है, सियासत में ऐसे ही होता है और बिलखसूस इंतखाबात के नज़दीक तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप किसी अपने मुखालिफ की पिच पर जाकर नहीं खेलते हैं। अगर आप अपने मुखालिफ की पिच पर जाकर खेलें तो आपका वोटर कंफ्यूज हो जाता है। मेरे ख्याल में ये राय मुस्लिम लीग नून में प्रवेल कर गई है और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो 9 मई और जिसके बाद इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जिस सूरत हाल में है, तो उनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, हमें इसमें फ्रीक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना दूसरा एजेंडा लेकर चलें। तो इस पर अब जो कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर, ज़ाहिर है वो तो दूर कर ली गई है। इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा एक कलीदी रोल प्ले किया है। तो क्या इस पर भी अब मियाँ साहब को क्लैरिटी है? वो पूरे कॉन्फिडेंट हो गए जनाब कि मैं आऊँगा, आके मेरे नायली वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वज़ीर आज़म के लिए मियाँ साहब ही अब फ्रंट रनर होंगे? देखिए, वो एक एफर्ट करेंगे, वो आ रहे हैं। पहली बात 21 अक्टूबर को जमानत मिले या ना मिले, नवाज शरीफ आ रहा है। पहली बात यह है, जमानत मिल गई तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसा कर लेगा। जमानत ना मिली तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर हिफाजती जमानत मिल गई तो जलसा करके अगले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे। वहां से जमानत की तौसीक ना हुई तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तौसीक हो गई तो जाती उम्रा चले जाएंगे। लेकिन हर दो सूरतों में पाकिस्तान में इंतखाब का मौसम है, उन्होंने वापस आने का फैसला किया है। उनके केस इंतखाबात से पहले क्लियर हो गए और उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और उनकी सजा खत्म हो गई, तो वो होंगे कैंडिडेट। अगर उनके कागजात रिजेक्ट हो गए और वो कहेंगे जी आप पर अभी केस मौजूद है, तो वो कैंडिडेट नहीं होंगे, तो वो इंतखाबी मुहिम तो चला रहे होंगे। ज़ाहिर है इंतखाबात में जाने के लिए जो है अब वो सिर्फ खिदमत का बयानिया लेके जा रहे हैं, बाकी सब मुज़ामती बयानिया जो है वो दफन करने का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है उनके ख्याल में। इस वक्त एक नेशनल, उनका ख्याल है मिसाक मईशत की ज़रूरत है, कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की ज़रूरत है, गैस बिजली पेट्रोल सस्ता करने की ज़रूरत है। लोगों को ये बातें अपील करेंगी या बाजवा और फैज़ का एहतसाब अपील करेगा? तो ये अब देखने वाली बात है कि अगर आप कोई कौम के सामने रोड मैप लेकर जाएं कि आप चीजों को सस्ता कर सकते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या आप लेकर जाएं कि बाजवा और फैज को सजा देंगे, लोग उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। बड़ी बात है कि 11 दिन के अंदर मियाँ साहब को ये रियलाइजेशन हो गई कि अवाम के मसाइल क्या है। जिस तरफ वो जाना चाह रहे थे वो अवामी मसाइल नहीं है, वो एक माजी बन चुका है और उस माजी को कुरेद के PMLN जो है वो अपने आप को मुश्किल में डाल सकती है। इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए एक बड़ा यू टर्न लेके PMLN जो है वो मुज़ाहमती बयानियाँ तर्क करके अब मुफाहमती ट्रैक पे चल पड़ी है। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन, बात करेंगे IMF का मुतालबा जो है क्या वो निगरान हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। चूँकि IMF का एक मुतालबा था कि टैक्सेस लगाए जाएँ मज़ीद, लेकिन निगरान हुकूमत ने कहा कि मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तानी आवाम की जो मईशत है क्या वो बेहतर होने जा रही है? चूँकि डॉलर का रेट तो नीचे आना शुरू हो गया, इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो रही हैं। थोड़ी सी कमी वाकई होगी, इम्कान है इस बात का आज, लेकिन क्या एक आम आदमी की मईशत जो है वो बेहतर हो सकेगी? महंगाई कम होगी, गुर्बत कम होगी? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या IMF का मुतालबा मुस्तरद हो गया है? क्या निगरान हुकूमत ने साफ ना कर दी है? हालिया चंद हफ्तों में बार बार IMF की जानिब से हुकूमत से अमीरों पर टैक्स लगाने का मुतालबा किया जाता रहा है। 2 रोज़ कबल ही IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन यूरी कोजेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अमीर तबके पर मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। ताहम अब IMF और FBR हुकाम की ऑनलाइन मीटिंग में यह वाज़ेह कर दिया गया है कि निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। FBR के मुताबिक कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स आदाब हासिल किए जाएंगे, जबकि FBR ने पहले ही रवा माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज़्यादा
रेवेन्यू इकट्ठा किया है। FBR ने रवा माली साल के पहले 3 माह में 2.1 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा किया, जबकि 3 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ 1.98 ट्रिलियन रुपए रखा गया था। FBR ने यह दावा भी किया है कि IMF ने टैक्स वसूली से मुतल्लिक FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। याद रखें, निगरान हुकूमत ने IMF को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी से आगाह करना है, जिसके लिए जुलाई तक सितंबर महसूलात का डेटा आइंदा हफ्ते IMF को पेश किया जाएगा। ओवरऑल मुल्क की मईशत में बेहतरी के साइन नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में जो है वो गिर रहा है मुसलसल, और पाकिस्तानी करेंसी को इस महीने की सबसे बेहतर इमर्जिंग करेंसी करार दिया गया है। इसी पे ओवरऑल मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे मईशत हक्कान नजीब साहब ने। साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएंगे, जिस तरह से डॉलर गिरा है रुपए के मुकाबले में और ये गिरावट अभी भी जारी है, और FBR भी कह रहा है कि मजीद टैक्सेस हम नहीं लगाएंगे। एक तो ये बताएं कि हमारा जो मुआहिदा है, यानी जिसके तहत हमें मिलनी है अगली ट्रांच इस निगरान हुकूमत को, वो आपको लग रहा है कि स्मूथली मिल जाएगी? और दूसरा ये बताएं कि ओवरऑल मईशत जो पाकिस्तान के अंदर वो बेहतर परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है कि जो एक डंडा चला है ज़रा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामर, एक तो यह है कि IMF प्रोग्राम के साइन करने के बाद एक मार्केट्स में सेम्बलेंस आनी चाहिए थी, वो आ नहीं रही। मार्केट स्टिल इस तरह जिटरी बिहेव कर रही थी, और एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई थी जो कि एक इललेजिटिमेट और इलिसिट मार्केट थी, ग्रे मार्केट, जो ड्राइव कर रही थी हमारी ओपन मार्केट को भी और हमारी इंटरबैंक को भी। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट से ख़त्म किया गया है। ये बिल्कुल ठीक मेजर है और वी ऑल एडवोकेटेड दिस। एस्टैब्लिशमेंट ने उस पर काम किया, लॉ इन्फोर्समेंट ने काम किया, केयर टेकर ने काम किया। उससे आपकी मार्केट्स की जो तकवीयत है वो ये है कि जो रुपया है ओपन मार्केट में 12% और 6% हमारे इंटरबैंक में मुस्तहकम हुआ है। अभी भी अगर इंटरबैंक में फ्लोज हमारे स्ट्रॉन्गर रहे, जो अब काम करना है हुकूमत को ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, कमर्शियल फ्लोज, हमारे प्रोजेक्ट लोन्स, हमारे प्रोग्राम लोन्स, हमारे जो चीज़ें हमने तय की थी जनीवा में $10 अरब की, वो लोन्स, हमारी ITFC की ऑयल फाइनेंसिंग, अगर ये सब रकम आती है, अगर हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वापस आती हैं इंटरबैंक में। समर अप्रैल 22 में पाकिस्तान रेमिटेंस वाज $3 अरब। जुलाई अगस्त की एवरेज रेमिटेंस जो है वो $2 अरब के करीब आई है। $1 अरब जो है वो ओपन मार्केट से निकलकर ग्रे मार्केट में चला गया है। सो ये सब काम एक तो करने हैं। ऑन दी IMF फ्रंट देखें, IMF से सेम्बलेंस आनी चाहिए थी, अब आना शुरू हुई है। अभी भी जो FBR का टारगेट है, लेट्स गिव देम अ पैट एट द बैक कि बहुत अच्छा हुआ कि मीट हो गया। ये एक इंडिकेटिव टारगेट है 30 सितंबर का, वन ऑफ द थिंग्स जो कि वो इसको देखेंगे। बट हमारे लिए तो ये काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान का, जैसे आपने कहा, अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, पाकिस्तान का जो रिटेल है और होलसेल है, ये सारे सेक्टर्स अंडर पे कर रहे हैं टैक्सेशन के निज़ाम को। जो सेक्टर्स टैक्स पे भी कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो बाकी सेक्टर्स हो, वो भी एक टैक्स गैप एग्जिस्ट करता है। आसान तरीन तरीका ये है समझने का कि आखिरी बात, हमारा FBR टैक्स टू GDP अंडर 9% है। इट शुड बी अबव 12% एंड दैट इज व्हाट वी शुड टारगेट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुल्क की मईशत तो जो है उसके अशारिये जो है वो एक बेहतरी का ट्रेंड जो है वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की मईशत है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। उसमें कोई बेहतरी का भी आपको कोई इम्कान नज़र आ रहा है? जिस तरह के बिजली के बिल हमने देखा बहुत ज़्यादा आए, गैस मज़ीद महंगी की जा रही है, बिजली को मज़ीद इसके बाद महंगा किया जाने का प्लान है, तो आम आदमी की बोझ की जेब के ऊपर तो बोझ के ऊपर बोझ ही डलता चला जा रहा। थोड़ा सा रिलीफ शायद आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मिल जाए, लेकिन ओवरऑल तो आम आदमी तो पिस गया सर। बिल्कुल उसकी मईशत भी ठीक होने का इम्कान है? समर, आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट। अगर 30% इन्फ्लेशन पिछले साल होगी और 25-28% इस दफ़ा चल रही है, तो बिल्कुल ये बोझ तो बहुत बड़ा है ना। किसी की भी तनख्वाह 50% नहीं बढ़ी है। सो रियल वेजेस जो हैं वो कमज़ोर हुई हैं, आपने दुरुस्त सामने रखा। पर जो अभी इन द शॉर्ट रन थोड़ा सा आपको दिखाई दिया है रुपए की स्ट्रेंथ, उससे जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है उसमें फर्क पड़ेगा। क्रैकडाउन से चीनी 200 से 160 रुपए आई है, उससे फर्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन का आई थिंक वर्स्ट फेज गुजर रहा है क्योंकि बिजली और पेट्रोलियम एडजस्ट हो चुका है। एक तीसरी चीज, अभी गैस की कुछ एडजस्टमेंट बाकी है, लेट्स सी कि वो स्टैगर होके आए। सो अगर हम इसमें से गुजर जाएंगे तो आई थिंक द वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज होपफुली बिहाइंड अस। दैट इज द बेस्ट न्यूज जो दी जा सकती है। बट दैट डजंट मीन कि आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो एकदम बढ़ना शुरू होगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है,
आप ये भी देखिए कि अफरात ज़र के अलावा जो हमारी GDP ग्रोथ लास्ट ईयर थी वो ऑलमोस्ट 0 थी। इस साल अगर हम 1.5, 2, 2.5%, दिस इज आई थिंक लार्जली वेयर वील प्ले, तो तब भी अगर हमारी पॉपुलेशन ही 2.5-3% पे ग्रो कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, बट हमें आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है। एक इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर लें कि उसकी कोशिश हो रही है। ओनली गुड न्यूज अदरवाइज इज कि पाकिस्तान की कॉटन की क्रॉप 12 मिलियन बेल्स आ रही है। ये एक बहुत बड़ा इम्पेटस देती है रूरल इकोनॉमी को। सो इससे रूरल इकोनॉमी में कुछ पैसा इंजेक्ट होगा। ये चीजें कुछ हमें ये दिखाई दे रही हैं कि एक थोड़ा सा जो फेज ऑफ मैक्सिमम टर्मोइल था उसमें से गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जरा आपसे एक टेक्निकल सा सवाल करना है, जरा इनडायरेक्ट भी है, मैशत से हटके भी जरा, लेकिन एक आम आदमी को समझाने के लिए बड़ा जरूरी है कि लोग बड़ा सवाल करते हैं हमेशा कि भाई इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। तो उन्हें मेरी राय तो इसमें सर ये है कि चूँकि SIFC के तहत हम एक बड़ा चंक जो है इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिन ममालिक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्होंने शर्त रखी है कि आपका IMF प्रोग्राम में होना ज़रूरी है, हम सरमायाकारी तब पाकिस्तान के अंदर लाएंगे। IMF प्रोग्राम में होने के लिए एक बड़ी शर्त है IMF की कि आप क्वालिफाई तब करते हैं IMF प्रोग्राम में होने के लिए जब आपके मुल्क में डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। यानी इंतखाबात जो हैं वो बड़े नागुज़ीर हैं इन सारी चीज़ों के लिए जो प्लान्स हम सरमायाकारी के लिए आगे कर रहे हैं। देखिए, सो लेट मी ट्राई एंड आंसर दिस वे। मैंने हमेशा कहा है कि एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी जो है ना वो ट्रम्प करता है हर चार्टर को। सर्टेनिटी से मतलब है कि लाए अमल तो आपको बताना पड़ेगा कि हम इलेक्शंस में कब जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ऑफ कोर्स एक आइन के तहत ही केयर टेकर सेटअप है। जो कुछ भी पिछले 12, 14, 18 माह से भी मुल्क में है वो आइन के तहत ही हो रहा है, हमने कोई आइन को साइड पे नहीं किया। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है जनवरी एंड, आई थिंक अगर सर्दियां होंगी मे बी थोड़ा सा डिले, सो और ये जमातों ने ही तय किया था कि डिलिमिटेशन होनी है। थोड़ा सा डिले तो सर चलता है, लेकिन लंबा डिले शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे लिए या दुनिया के लिए। ये देखिए वो चार्टर ऑफ सर्टेनिटी को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए नहीं होगा। सो एक सर्टेन डेट आ जाएगी। हमें IMF का ये प्रोग्राम बड़ी मेहनत से कंप्लीट करना है। आपको पता है, आपने जब भी मुझे इंटरव्यू किया है, जब नहीं भी प्रोग्राम हो रहा था तो मैं कहता था प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है। अब भी ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है, उस वक्त देखना है कि बाकी ममालिक से इन्वेस्टमेंट किस तरह पिकअप होती है। इस वक्त मुझे मालूम है कि सऊदी अरेबिया से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू हो रही है बिसाइड्स द रिफाइनरी। सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है हमारे माइंस प्रोजेक्ट्स में, हमारे कॉर्पोरेट फार्मिंग में। सो लेट्स सी कि अब अगले 2-3 माह में ये चीजें कैसे डेवलप करती हैं। पहले 30 सितंबर के टारगेट्स मीट करने हैं, इन्वेस्टमेंट मुल्क में लानी है, थोड़ी सी सेम्बलेंस आएगी इससे, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस जो है उनका बढ़ना कम होगा, थोड़ी सी सप्लाई साइड को संभालना है ताकि ये शॉर्ट रन भी चलता रहे बट मीडियम टर्म की भी जो प्लानिंग है वो आती रहे। एंड देन लेट्स सी व्हाट अ न्यू गवर्नमेंट कम्स इन। उनके लिए किसी तरह से भी समर, द टाइम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। एनर्जी सेक्टर, PIA, जस्ट लुक एट वेयर वी स्टैंड। सो वो फंडामेंटल काम फिर करने हैं। ये आई थिंक इस तरह मुल्क को लेके चलेंगे तो लेट्स हैव सम बेटर होप इन द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। तौर पर जो थोड़ी सी गैर यकीनी थी उसने काफ़ी ज़्यादा मुल्क की मईशत को मुतासर किया। अब थोड़े से बेहतरी के साइंस नज़र आ रहे हैं, इशारे नज़र आ रहे हैं मईशत में बेहतरी के, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए मुल्क के अंदर हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए होगा। सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात बर वक्त हो जाएँ। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।